हम लोग बात करने वाले हैं आपका 468 यानी सेक्शन 428 की। और जो सबसे इंपॉर्टेंट शब्द हैं इसमें, वो इस सेक्शन की सबसे बिगिनिंग जो जहां से हो रही वही सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर सेक्शन आगे आने वाला ही नहीं है। सबसे पहले मार्जिनल नोट छोड़ दें, उसने कहा जहां अभियुक्त व्यक्ति दोष सिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट किया गया है, जो जुर्माने के समुदाय में व्यतिक्रम के लिए कारावास नहीं है, वहां उसी मामले के अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान, अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान और ऐसी दोष सिद्धि के तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए यदि कोई हो निरोध की अवधि का ऐसी दोष सिद्धि पर उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरुद्ध मुजरा कर दिया जाएगा। तो मुजरा किया जाएगा, ये तो बड़ा नॉर्मल बात हो गई, ये तो दुनिया में सब बता रहे हैं। जितना हम सुबह चर्चा कर रहे थे कि अनुच्छेद 14 में साहब क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, और वर्गीकरण साहब युक्ति संगत होना चाहिए। तो ये कौन नहीं बता रहा? ये तो एलएलबी का बच्चा जानता है। लेकिन अनुच्छेद 14 जिस एक्सटेंडेड व्यू में हमारे सामने आया है, जब तक उसकी बात ना हो तो फायदा क्या? वो तो हाई स्कूल इंटर के बच्चे जानते हैं, उसका क्या बताया जाना और उसका क्या पढ़ना। तो यहां 428 में साहब ये लिखा हुआ है कि मुजरा किया जाएगा, तो वो तो लिखा ही है, उसे कोई बहुत बताने की जरूरत थोड़ा ही है। और मुजरा किया जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि अन्वेषण, जांच, विचारणा इसके दौरान अपनी दोष सिद्धि से पूर्व उस व्यक्ति ने जो भी अवधि जेल में बिताई है, जब उसे कन्विक्शन होल्ड हो जाएगा तो जो अवधि उसके कन्विक्शन के तौर पर उसके विरुद्ध अवार्ड हुई है, उसमें से उतनी अवधि समायोजित कर दी जाएगी जितनी उससे पूर्व में, दोष सिद्धि से पूर्व जेल में बिता ली थी। इसे बताना कोई खास बात है ही नहीं, क्योंकि सेट ऑफ, हमने पहले भी चर्चा की कि सेट ऑफ ये शब्द दीवानी प्रक्रिया संहिता में आदेशार्थ नियम 6 में ज्यादा अभिव्यक्त रूप से दिया गया, और वहीं इसकी चर्चा भी ज्यादा होती है। और सेट ऑफ एक ऐसी क्रिया को कहा जाता है जिसके अंतर्गत ऐसे दो व्यक्तियों में मुकदमेबाजी होने की दशा में जहां दोनों एक दूसरे के देनदार हैं, दोनों ही एक दूसरे के देनदार हैं, और देनदार का मतलब यह हुआ कि मामला धन संबंधी है दोनों के बीच, और यही सेट ऑफ और आपका काउंटर क्लेम, प्रतिदावा, उसमें फर्क भी आएगा जब सीपीसी में बात करेंगे। प्रतिदावा में जरूरी नहीं है कि वाद कारण धन संबंधी हो, वहां स्थिति यह रहेगी कि मुकदमे के, दीवानी मुकदमे के दो पक्षकार, और दोनों पक्षकारों को एक दूसरे के विरुद्ध वाद कारण उपलब्ध है, और एक मुकदमा ले आया तो दूसरा जब उसके द्वारा लाए गए मुकदमे का उत्तर देगा, लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, और लिखित कथन प्रस्तुत करके उसके मुकदमे का जवाब देगा, तो वो अपने लिखित कथन में प्रतिदावा कर सकता है, उसे जो वाद कारण उपलब्ध है
उसके आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। और लगभग सेट ऑफ में भी ये स्थिति होती, लेकिन सेट ऑफ में या मुजरा जो शब्द आता है, इसमें यह स्थिति होती कि मसला धन से संबंधित होता है। किसी सिविल बात के दो पक्षकार, एक पक्षकार को दूसरे पक्षकार से कुछ चाहिए भी नहीं दर भाई, उसका कोई ऋण जो धन की सूरत का है, क्योंकि ऋण और धन की सूरत का ऋण, इसके बीच में फर्क है। इसकी भी चर्चा जब सीपीसी इस पर बात होनी शुरू होगी तो पता लगेगा कि ऋण जो आप सामान्य भाषा में धन संबंधी ही मानते हो, ऐसी दशा वहां नहीं होगी। धन संबंधी ऋण अलग बात होगी, और ऐसे ऋण भी होंगे जिनमें धन संबंधी कोई उत्तरदायित्व तो शामिल होगा ही नहीं। हालांकि इस बात को समझना कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हर बात को आपने गलत ढंग से ही समझ रखा है, तो फिर दिक्कत तो गलत समझ के कारण है। क्योंकि ऐसे तो आम जनजीवन में भी कहते हैं कि कोई आपके प्रति कुछ कर देता है और आप उस करने के कारण जब उस करने वाले कर्ता के प्रति आभार अनुभव करते हो, जब आप उसके आभारी हो जाते हो, तो आप इन शब्दों का प्रयोग करते हो कि हम तो उनके एहसानमंद हो गए या हम तो उनके आभारी हो गए, और फिर इसको इस ढंग से भी कहते हो कि हम तो उनके ऋणी हो गए। और जब आप ये शब्द प्रयोग करते हो कि हम तो उनके ऋणी हो गए, तब उनसे कोई पैसे आपने लिए हो, ऐसा नहीं होता। यानी आभार का ऋण, ये भी ऋण माना गया है। और यही सीपीसी की दशा है। वहां भी इसीलिए जब किसी के विरुद्ध कोई डिग्री हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, निर्णीत ऋणी। कोई डिग्री, वो डिग्री धन का संदाय आदेशित करती है या आदेशित नहीं करती, इससे कोई लेना ही देना नहीं। किसी को डिग्री मिल गई और किसी के खिलाफ मिल गई, तो इसका एक ही अर्थ वहां होगा कि जिसे डिग्री मिली है उसके किसी अधिकार को, जिसके विरुद्ध डिग्री मिली है उसके विरुद्ध मान्यता मिल गई है, और जिसके विरुद्ध डिग्री दी गई है उससे अपेक्षा की गई है कि वो उस व्यक्ति का जिसे डिग्री मिली है उसके अधिकार का सम्मान प्रारंभ करे। सम्मान प्रारंभ करे मीनिंग दरबार उसका अधिकार उसे उपभोग करने दे, उसमें कोई बाधा उत्पन्न न करे, और उसके अधिकार के उपभोग के लिए इसकी जो भी भूमिका हो वो भूमिका ये निर्वहन करे। ये डिग्री का मतलब है। आप खुद से कर दोगे तो बहुत अच्छी बात, और अगर आपने अपने लिए ये तकल्लुस सुरक्षित किया कि हम लातों के भूत, हम बातों से मानेंगे ही नहीं, तो फिर सीपीसी में आदेशित किस है? धारा 58 है, निष्पादन न्यायालय की शक्तियां है, आप मानोगे और आपके ठीक अच्छे मान जाएंगे, ठीक है। और डिग्री का निष्पादन आपके विरुद्ध किया जाएगा। तो डिग्री का मतलब यह हुआ किसी अधिकार को मान्यता मिली, जिसके विरुद्ध डिग्री दी गई उसके बारे में यह माना गया कि वो आभारी है वादी का, कि वो उसके अधिकार को मान्यता दे। इसीलिए वहां निर्णीत ऋणी उस व्यक्ति को कहा गया है जिसके विरुद्ध डिग्री हो गई। तो ऋण पैसे से संबंधित हो सकता है, और ऋण ऐसा भी हो सकता है जिसका कोई ताल्लुक पैसे से न हो, लेकिन पैसे से संबंधित भी हो सकता है ऋण। तो दीवानी में अगर एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पर पैसों के लिए मुकदमा लाया और इस मुकदमे में सफलता प्राप्त कर लेता है,
तो जिस पक्षकार के विरुद्ध वो मुकदमा लाया है, अगर उस पक्षकार को इस पक्षकार के विरुद्ध कोई ऐसा अधिकार प्राप्त है जो धन संबंधी है, अर्थात वो भी इस व्यक्ति का लेनदार है, उसे भी इससे कुछ पैसे चाहिए, तो वो लिखित कथन में दावा कर सकता है अपने को प्राप्त धनराशि के। ठीक है, अपने को प्राप्त मीनिंग देर भाई अपने को संदेह धनराशि की। और जब ऐसा होगा तो अगर दोनों के दावे ठीक पाए जाएंगे तो राशियां समायोजित की जा सकती हैं, और समायोजन की प्रक्रिया को ही मुजरा कहा जाता है। तो सीपीसी में यह आदेशार्थ नियम 6 में मान्यता प्राप्त है, और सीआरपीसी में जब बीएनएसएस में 428 और 468 इसमें मान्यता प्राप्त है। और आपसे अक्सर प्री में यही पूछ लिया जाता है, इसलिए आप अपनी जो भूमिका है बस यहीं पर समाप्त मान लेते हो, लेकिन आपके दिमाग में कभी यह नहीं आता कि ईश्वर की कृपा हुई और प्री और मेन सब हो गया, उसके बाद तो डिसाइड करना पड़ेगा। और जब डिसाइड करना पड़ेगा तब तो पूरा सेक्शन आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो बेशर्मों की तरह दूसरों से पूछते घूमो। क्या इसमें किसी शर्म का अनुभव होता ही नहीं? और अगर होता है तो सेक्शन को अभी समझना चाहिए। उसने ये कहा, ठीक है, कि जहां अभियुक्त व्यक्ति दो सिद्धि पर किसी अवधि के कारावास से दंडाधिष्ट किया गया, दो सिद्धि पर वो किसी भी अवधि के कारावास से दंडाधिष्ट हो गया, तो किसी अवधि का कारावास कहा है, इसका मतलब आजीवन कारावास नहीं है। प्राइमरी रीडिंग यही आएगी, जो प्राइमरीली रीडिंग आएगी, क्योंकि किसी अवधि का कारावास ये आईपीसी में अलग है और आजीवन कारावास ये अलग है। और आजीवन कारावास अगर दिया गया तो आप मुजरा करेंगे भी कैसे? ठीक है, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ठीक है, आजीवन कारावास का मतलब तो आजीवन कारावास है। एक मामले में आप विचारित हो रहे थे, उस मामले में आप जेल में थे, अन्वेषण, जांच या विचारणा के दौरान मामला आपके विरुद्ध जो पंजीकृत हुआ था उसमें आजीवन कारावास प्रोवाइड था। आपकी गिरफ्तारी उस मामले में समुचित समझी गई, आपकी गिरफ्तारी हो गई। संपूर्ण अन्वेषण के दौरान आपको बेल नहीं मिली, कोई हक तो था नहीं आपका, मांगना हक था, मिले कोई गारंटी तो थी नहीं, नहीं मिली। संपूर्ण अन्वेषण के बाद जांच प्रारंभ हो गई, किसकी? 190 की या 210 की? 190 सीआरपीसी, 210 बीएनएसएस। आपको तब भी नहीं मिली, कमिट हो गया मामला, मान लीजिए सेशन ट्रायल था, वहां आरोप विरचित हो या न हो इस प्रश्न को जांच लेकर जांच चलती रही, फिर भी कुछ ना हुआ, बेल आपको तब भी नहीं मिली। अब आरोप की विरचना हो गई, संपूर्ण विचारण पूर्ण हो गया, बेल आपको तब भी नहीं मिली, क्योंकि कोई आपका हक नहीं है बेल। नॉन बेलेबल मामलों में बेलेबल हो तो हक है, मांगना और पाना दोनों। नॉन बेलेबल में मांगना हक, पाना आपका हक है ही नहीं। अब आपको दोषित कर दिया गया और जब दंडादेश मिला तो आजीवन कारावास।
तो ये जो अवधि जेल में आपने अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान गुजारी है, इसको आजीवन कारावास में समायोजित कैसे करें? क्योंकि जीवन तो एक ही है, और आजीवन का मतलब सदा और सर्वदा से आजीवन ही रहा है। एक तो ये बहुत भारी गलतफहमी आप लोगों ने पालन रखी है कि आजीवन कारावास का मतलब 20 साल की सजा होता है। ये एक बहुत भारी गलतफहमी पली हुई है, जबकि 1860 में आईपीसी बनी, 1860 में धारा 57 ये निर्मित हुई, और धारा 57 आईपीसी में हमेशा ये लिखा रहा कि जहां दंडादेश की जो अवधि है उसकी गणना भिन्नों में करनी हो तो उसे ऐसे मान लिया जाएगा मानो वह 20 वर्ष का कारावास हो। तो हमेशा ये तो जरूरी नहीं है कि दंडादेश की जो अवधि है उसकी गणना भिन्नों में अर्थात वर्षों में करने की जरूरत पड़ जाए, ये जरूरी नहीं। हां, कुछ मामलों में ये जरूरी हो सकता है, जैसे आजीवन कारावास किसी मामले में प्रोवाइड है और उस काम को करने के प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त दंड दिया नहीं है। जैसे 467 में कूट रचना आईपीसी में थी, और कूट रचना इसका प्रयत्न किसी धारा के द्वारा दंडनीय बनाया नहीं गया था। हत्या तो हत्या का प्रयत्न अभिव्यक्त धारा थी, उसके लिए 307। अब भी है 109 बीएनएस, 103 में मर्डर और 109 में हत्या का प्रयास। तो तब भी, आज भी और तब भी कूट रचना के प्रयास के लिए कोई अभिव्यक्त धारा ही नहीं। आपने कूट रचना का प्रयास किया, कूट रचना भी कहा है कि मूल्यवान प्रतिभूति की 467 में वही थी। अब क्या कहता है कि ऐसा अपराध जिसके प्रयत्न के लिए कोई अभिव्यक्त दंड प्रोवाइड नहीं है, उसे अगर दंडित करने की जरूरत पड़े तो आईपीसी कहती थी कि धारा 511 की सहायता ली जाएगी, और 511 कहती थी कि जो मैक्सिमम दंड प्रोवाइड है उसका आधा दिया जाएगा। अब 467 में मैक्सिमम आजीवन कारावास प्रोवाइड है, तो आजीवन कारावास का आधा ये क्या माना जाए? इसकी कोई उचित परिभाषा, इसके लिए कोई उचित मानक उपलब्ध नहीं था। इसके लिए आईपीसी में यह लिखा गया कि जब कभी ऐसी जरूरत पड़े तो आप ये मान ले, मानो आजीवन कारावास का जो दंड है वो 20 साल का कारावास है और 10 साल दे दें। अदरवाइज तो आजीवन कारावास ही है। ये सदा से था, ये आज भी है और ये कल भी होगा। लेकिन धारणाओं का क्या है? क्योंकि आप तो कानून की शिक्षा किताब से तो लेते नहीं, टीवी एंकर से, अमर उजाला से, ठीक है, 22 सीरीज से और कुछ बेवकूफ टाइप के लोगों से। आपकी तो कानून की शिक्षा के स्रोत ये है, ठीक है। तो फिर सही बात आएगी कैसे? और तो अगर कभी आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है, ठीक है, तब ऐसे आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून के खिलाफ कुछ कहता ही नहीं। तो आजीवन कारावास अगर आपको मिल गया और आप अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान जेल में भी रहे थे, तो जेल में बिताई गई अवधि आजीवन कारावास में समायोजित किए जाने का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि आजीवन का मतलब आजीवन है। आप पूरे समय जेल में ही रहेंगे। कितना पहले रहे और कितना बाद में रहेंगे ये प्रश्न महत्व का है ही नहीं, ये प्रायोगिक महत्व का सवाल नहीं है। इसका कोई प्रैक्टिकल यूज ये नहीं। हां, आपको 10 साल मिला होता और 5 साल आप विचारण के दौरान रह लिए तो इसका प्रैक्टिकल यूज था। अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान आपने जो जेल में अवधि बिताई
वो समायोजित कर दी जाएगी उस अवधि में जिसके लिए आप फाइनली दंडाधिष्ट हुए हैं। तो 5 समायोजित हो जाएंगे और 5 साल आपको गुजारने पड़ेंगे। तो जरा नेचर पर ध्यान दें कि ये सेक्शन लेजिस्लेचर ने किस मंशा से इनेक्ट किया है, क्योंकि जब भी सेक्शन की व्याख्या चलेगी तो लेजिस्लेटिव इंटेंशन के मुताबिक चलेगी। तो लेजिस्लेचर का जो इंटेंशन दिखाई देता है वो अभियुक्त को लाभ पहुंचाने का दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे तो विचारण में आप 20 साल लगा दोगे, और अगर 428 नहीं होगा तो जिस दिन कन्विक्शन होल्ड होगा उस दिन से आप गिनना शुरू करोगे। तो ये 20 साल अभी इधर जेल में रहा, 10 साल और रहेगा, तो सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी 10 साल, मिली 30 साल। और फिर एग्जीक्यूटिव के हाथ में एक ऐसा टूल लग जाएगा जिसके माध्यम से, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कहने भर को बहुत उच्च पदस्थ पदाधिकारी होते हैं, अन्यथा तो वो पॉलिटिकल लोग होते हैं, ठीक है, राजनीतिक लोग होते हैं। और राजनीतिक लोग खराब नहीं होते हैं, लेकिन राजनीतिक लोग अपने राजनीतिक शत्रुओं के प्रति बड़े क्रूर होते हैं, और होना ही पड़ता है, क्योंकि राजनीतिक शत्रुओं के प्रति आप क्रूर नहीं होंगे तो राजनीतिक शत्रु आपको जीने ही नहीं देंगे। लेकिन जब हम भारत के संविधान की बात करेंगे तो हमने तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सबको देने की बात की है। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? तो हमारी जिम्मेदारी तो यह है कि 10 साल जेल का मतलब 10 साल होना चाहिए, क्योंकि चीजें तो हम तत्व में देखेंगे। तो 428 सेक्शन बनाया ही इसीलिए गया ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आदमी अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान लंबे समय तक जेल में रहे और अल्टीमेटली कन्विक्शन होल्ड हो जाए और आप कहें हम तो कन्विक्शन से जोड़ेंगे जेल की अवधि। तो पूर्व में जो जेल में रहेगा अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान, उसका कोई उपयोग उस समय का ये हो ही नहीं पाएगा और वो अननेसेसरी अधिक दंडित होगा। और अगर 428 नहीं होगी तो संभवतः अनुच्छेद 20 शायद इसे दोहरा दंड, शायद क्या मानेगा ही दोहरा दंड। भाई आप एक बार उसे 10 साल आपने विचारण लगा दिए, फिर आप 10 साल को दे रहे हो, तो हो सकता सारे मामले ही असंवैधानिक हो जाए। इसलिए 428 ये सेक्शन हमेशा से था, ये सही है, ये हमेशा था। और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को तो आ ही गया, उसके बाद तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो ही जाता। इसलिए 428 एक सेक्शन या 468 अब बीएनएसएस में एक सेक्शन बनाया गया जो ये कहता है कि सेट ऑफ हो जाएगा। लेकिन ये तो बड़ी सीधी सीधी बात हुई। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को देखते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस 2 आ रहे हैं। एक, पहला व्यक्ति यहां कहा उसे किसी अवधि का कारावास, कुछ देखें क्या कहा उसने, 468, जहां अभियुक्त व्यक्ति दोष सिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडाधिष्ट किया गया, किसी अवधि के कारावास। इसका मतलब आजीवन कारावास इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि अवधि का कारावास और आजीवन कारावास 2 अलग अलग बात है। अब सवाल यह है, व्यक्ति 10 साल जेल में रहा, दंडाधिष्ट हो गया आजीवन कारावास के लिए, 4 साल 5 साल और रहा। उसके बाद समुचित सरकार ने उसका मामला उचित पाया और उसके दंडादेश का लघुकरण कर दिया। तो आगे हम लोग देखेंगे 14 साल मिनिमम जेल में रहना ही चाहिए, तब लघुकरण हो सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या 428 एप्लीकेबल है? यह 428 एप्लीकेबल नहीं है।
क्योंकि अगर 428, सबसे पहले घुसो ही नहीं अंदर, सबसे पहले यहीं पर रुक जाए कि 428 एप्लीकेबल है या 428 एप्लीकेबल नहीं है। अगर 428 एप्लीकेबल नहीं है तो स्थिति क्या बनेगी? इस व्यक्ति ने अभी 4 साल या 5 साल ही जेल में बिताए हैं, अगर 428 एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि फिर तो कन्विक्शन से जोड़ेंगे हम। ठीक है, अगर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, तो अभी इसे 10 साल और जेल में रहना पड़ेगा, भले ही लेजिस्लेचर ने इसके दंडादेश को 14 साल तक लघुकृत कर दिया है। ठीक है, और अगर 428 एप्लीकेबल है तो ये 4 या 5 साल में छूट जाएगा। लेकिन दांडिक विधि के निर्वचन का नियम क्या है? दांडिक विधि के निर्वचन का नियम यह है कि क्या होगा? शाब्दिक अर्थान्वयन होगा, जो लिखा है सिर्फ वही पढ़ा जाएगा। तो लिखा तो अवधि का कारावास है, जबकि व्यक्ति को दंडादेश किया गया और किसी अवधि का कारावास दिया गया, इसका मतलब आजीवन कारावास दिया गया, तो यह एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता। इसका अर्थ तो यही निकल रहा है। और जब लागू ही नहीं हो सकता तो इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकार ने भले ही लघुकृत कर दिया हो, लेकिन अभी भी इस आदमी को 10 साल जेल में और रहना पड़ेगा, क्योंकि पिछला नहीं जोड़ सकते। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा अर्थान्वयन सही माने? यह सही माने कि लिटरल होगा इंटरप्रिटेशन और 428 एप्लीकेबल नहीं है, या फिर यह सही माने कि दांडिक विधि का निर्वचन कठोर जरूर होता है, लेकिन समान ताकत का निर्वचन का सिद्धांत यह भी है कि जब दो निर्वचन संभव हो तो अभियुक्त के फेवर में। ठीक है, हमने यह भी कहा आपराधिक विधि के निर्वचन का यह भी नियम है कि जब दो निर्वचन संभव है तो निर्वचन अभियुक्त के फेवर में। और निर्वचन का एक तीसरा सिद्धांत भी है कि लेजिस्लेचर की मंशा भी देखी जाएगी, और जो सबसे प्राइम रूल है निर्वचन का, वो तो लेजिस्लेचर की मंशा देखने का ही है। और लेजिस्लेचर की मंशा, इसीलिए हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि सेक्शन की में आप बात करते समय लेजिस्लेचर की मंशा ये जरूर ध्यान में रखें। यहां लेजिस्लेचर की मंशा क्या है? अभियुक्त को रिलीफ देना, ठीक है ना। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय तक ये सवाल गए हैं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्वचन ये दिया है कि इस सेक्शन में किसी अवधि के कारावास में आजीवन कारावास शामिल माना जाएगा, और उनका किसी अवधि के कारावास, इस सेक्शन में आजीवन कारावास भी जीवन भर की अवधि का कारावास है, ऐसे पढ़ा जाएगा। तो अब स्थिति यह है कि यह सेक्शन आजीवन कारावास के मामलों में भी लागू होगा। एक बात। अब दूसरी बात, हम लोग 427 या 467 भी पढ़कर आए, और हम लगातार ये बात कहते हैं आपसे। सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे कि 14 अलग नहीं है, 21 अलग नहीं है, ये ऐसे नहीं सोचा जा सकता। सारे आर्टिकल्स एक ही कॉन्स्टिट्यूशन के भाग हैं, और ऐसे ही सारे उपबंध एक ही संहिता के भाग हैं, और जब एक संहिता के भाग हैं तो सारे सेक्शन इंटर कनेक्टेड है। और छोड़िए 467 को, चलो ऐसे आ जाइए। एक व्यक्ति पर एक अपराध का आरोप था और वो जेल चला गया। उसके 1 साल बाद यह पता लगा कि ये तो इस अपराध में भी अभियुक्त है, ठीक है ना। अन्वेषण चल रहा था उसके खिलाफ, तब सबूत मिले, जबकि उसे जेल में ऑलरेडी 1 वर्ष हो चुका है। ठीक है, तो आपने पढ़े 266, 267, 268, 269, ये सारा हम सीआरपीसी के सेक्शन कोट कर रहे हैं।
उसमें क्या था कि किसी दंड न्यायालय को अगर किसी ऐसे व्यक्ति की जो किसी कारावास में कारावासित है, उसकी किसी जांच विचारण या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों से आवश्यकता है तो वो उसे आहूत कर सकता है। दूसरा अपराध जो इसके विरुद्ध अन्वेषण के दौरान प्रकट हो गया, इसके अन्वेषण अधिकारी ने अंतर्गत धारा 167 सीआरपीसी उस व्यक्ति उस मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट के लिए एप्लीकेशन लगाई, ठीक है, और वारंट ले लिया और जाकर जेल अधीक्षक को तामील करा दिया, ठीक है। और वारंट में क्या लिखा होगा, इसे मेरे समक्ष प्रस्तुत करें। उसे समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया, क्योंकि वो जेल में है तो ये अधिकारी जाकर स्वयं तो पकड़ेगा नहीं, लेकिन वारंट जिसकी अभिरक्षा में वो है उसे दे दिया जाएगा और वो उसका दायित्व होगा कि वारंट का पालन करें। वारंट का पालन होगा और ये व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष होगा और मजिस्ट्रेट ने इसे अंतर्गत धारा 167, ठीक है, एक गिरफ्तारी यदि उचित आधारों पर है तो इसे उस अपराध में भी अभिरक्षा में ले लिया। अब यह व्यक्ति 2 मामलों में अभिरक्षा में आ गया, 2 मामलों में। एक मामले में 1 साल पहले ही जेल में बंद था, दूसरे मामले में ठीक 1 साल बाद यह अभिरक्षा में आ गया। अब पहले मामले में मानिए उसे 2 साल की सजा हो जाती है, ठीक है, पहले मामले में उसे 2 साल की सजा होती है और यह 2 साल की सजा तब होती है जब यह दूसरे मामले में 1 साल बाद अभिरक्षा में आ गया था, उसके 1 साल बाद उसे 2 साल की सजा हो जाती। यानी पहले मामले में उसकी 2 साल की सजा उसी दिन पूरी हो गई, क्योंकि 1 साल पहले से जेल में था, फिर दूसरे मामले में आया जेल में। अब जब दूसरे मामले में जेल में आया उसे 1 साल और हो गया, तब पहले मामले में उसे 2 साल की सजा हुई, तो बात पूरी हो गई ना। पहले मामले में वो सारी अवधि बिता चुका है, लेकिन इसके बाद भी वो छूटेगा नहीं, क्योंकि अभी दूसरे मामले का विचारण चल रहा है, अभी दूसरे का विचारण चल रहा है, ठीक है। और दूसरे मामले में वो कस्टडी में न्यायालय के कब आया, जब पहले मामले के विचारण को 1 वर्ष हो चुका था तब आया, ठीक है, 1 वर्ष हो चुका था, 1 साल बाद आया। अब दूसरे मामले में उसे 3 साल की सजा हो गई, तो उसे कई साल काटने पड़ेंगे। अगर सीधा सीधा हिसाब लगाएं, अगर सीधा सीधा हिसाब लगाएं तो 2 साल काटने हैं, ठीक है, तब तो 2 साल काटने हैं अगर सीधा हिसाब लगाएं। क्यों? जब पहले मामले में वो जेल में था, उसके 1 साल बाद दूसरे मामले में जेल में आया, ठीक है, 1 साल बाद। और जब दूसरे मामले में वो जेल में आ गया, उसके 1 साल बाद जजमेंट हुआ पहले मामले का और सजा मिली 2 साल, तो 2 साल पूरे हो गए, कोई दिक्कत ही नहीं। इसी दिन जिस दिन उसे पहले मामले में दोषी सिद्ध किया गया, इसी दिन उसे दूसरे मामले में भी दोषी सिद्ध कर दिया गया और 3 साल सजा मिली, 3 साल सजा मिली। तो दूसरे मामले में अभिरक्षा में आए तो 1 ही साल हुआ है, अभी दूसरे मामले में अभिरक्षा में आए 1 साल हुआ, तो कायदा यह कहता है कि इसे अभी 2 साल जेल में और रहना चाहिए, कायदा यह कहता है। सीधा सीधा अगर हिसाब ले तो यह निकलता है, लेकिन नहीं, इसे दूसरे मामले में भी सिर्फ 1 साल जेल में रहना पड़ेगा। क्यों रहना पड़ेगा? वो 428 की भाषा के कारण इसे लाभ होगा, इसे 1 ही साल रहना पड़ेगा, जबकि इसकी 2 साल की अभिरक्षा मान ली जाएगी, 2 साल। जबकि दूसरे मामले में ये 1 साल बाद अभिरक्षा में आया है, पहले में 1 साल से चल रहा था, ठीक है, पहले में 1 साल से चल रहा था, ठीक है। जब दूसरे में आया
अभिरक्षा में, लेकिन ये इसके बारे में ऐसे मान लिया जाएगा। और जब डिसाइड हुआ है दूसरा मामला, तब 1 साल और बीता था, यानी टोटल 1 ही साल इस मामले में जेल में रहा। लेकिन माना यह जाएगा कानूनन कि नहीं, ये इस मामले में भी 2 साल जेल में रहा है। क्यों? देखें 428 की भाषा, बस इसीलिए हम कह रहे थे कि 428 की भाषा मजेदार है। क्या कहता है देखें, जहां अभियुक्त दोष सिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादेश किया गया है, 3 साल की सजा उसे मिली, ठीक है। जहां अभियुक्त व्यक्ति दोष सिद्धि पर किसी अवधि के लिए कारावास से दंडादेश किया गया है, जो जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम के कारावास के लिए कारावास नहीं है, वहां उसी मामले में अन्वेषण, जांच या विचारण के दौरान और दोष सिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए, उसी मामले के अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान, ये तो हुआ ही हुआ, ठीक है, ये और ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से पहले, ऐसी दोष सिद्धि की तारीख से पहले उसके द्वारा भोगे गए यदि कोई हो, निरोध की अवधि, ऐसी दोष सिद्धि पर उस पर अधिरोपित कारावास के अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। और ऐसी दोष सिद्धि पर उस व्यक्ति के कारावास में जाने का दायित्व तो उस पर अधिरोपित कारावास की अवधि के शेष भाग तक यदि कोई हो निर्बंधित किया जाएगा। और अब परंतु देखें, ठीक है, वो अभी परंतु छोड़ दें, ठीक है, अभी परंतु नहीं, ये एक सेक्शन की बात उसने की, एक सेक्शन की कह रहे हैं, ये एक मुकदमे की बात उसने की, यानी व्यक्ति एक मामले में जेल में था, दूसरे मामले के लिए कोई सेक्शन में एक बात भी कही नहीं गई। यह मामला जब व्यक्ति एक मामले में जेल में था और फिर दूसरा मामला भी उसके विरुद्ध शुरू हो गया, ठीक है, दूसरा मामला भी उसके विरुद्ध शुरू हो गया, इसका कोई जिक्र 428 में नहीं है। 428 में जो शब्द प्रयोग है या 468 में जो शब्द प्रयोग है वो सिर्फ उस दशा में लागू हो सकता है जब व्यक्ति एक मामले में जेल में है और अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान जो अवधि उसने भोगी है और दोष सिद्धि पर उसे किसी अवधि के कारावास से दंडादेश किया गया, मुजरा कर दिया जाएगा, बात ठीक हो गई। लेकिन उस दशा में क्या हुआ जबकि व्यक्ति 2 अपराधों में, ठीक है, 2 अपराधों में, एक में एक समय और दूसरे में दूसरे समय कारावासित कर दिया गया और कारावासित करने के कई दिनों बाद उसकी दोष सिद्धि दोनों मामलों में हुई। तो वो पहले मामले से लेकर जो टोटल जेल में है उस पूरी अवधि को यह क्यों नहीं माना जाएगा कि उसकी दोष सिद्धि से पहले वो जेल में है। यद्यपि ये ठीक है, वो एक अपराध के संदर्भ में कहा गया है, ये बिल्कुल सही है कि वो सब कुछ एक अपराध के संदर्भ में कहा गया, लेकिन ये तो लेजिस्लेचर की कमी है। भाई आप या तो स्पेसिफिकली मना करिए, और अब तो आपने अमेंड करके सेक्शन रखा है तो अब तो आप मना कर ही सकते थे कि यदि व्यक्ति भिन्न भिन्न मामलों में है, ठीक है, अभिरक्षा में है, तो भिन्न भिन्न मामलों में अवधि की गणना उन मामलों में दोष सिद्धि, जांच और विचारण के दौरान जो अवधि उसने कारावास में बिताई है उसी अवधि को दंडादेश होने की दशा में, ठीक है, कुल दंडादेश की अवधि में से मुजरा किया जाएगा। अब तो आप सुधारते, आपने कहां सुधारा? आपने तो फिर वही कॉपी करके रख दिया। तो जब वही कॉपी करके रख दिया तो फिर निर्वचन का वही सिद्धांत क्यों नहीं लागू होगा कि अगर 2 निर्वचन संभव है, निर्वचन यह भी संभव है कि आपने तो यह लिखा ना कि दोष सिद्धि से पहले और दोष सिद्धि से पहले, ये और शब्द के बाद आपने दोष सिद्धि से पहले, तो दोष सिद्धि से पहले वो जितनी अवधि कारावास में रहा है वो सब मुजरा करिए। और यही व्यू मान्य है, यही व्यू मान्य है। इसीलिए आप कचहरी में देखेंगे वहां वकील ये जानकर कि 428 में ऐसी सुविधा है हमें, एप्लीकेशन लगाकर जब एक मामले में व्यक्ति जेल चला जाता है, उसको दूसरा मुकदमा भी होता है, तो
दूसरे मुकदमे में तलब उसे कराते हैं, ठीक है, ताकि दूसरे मुकदमे में भी वो न्यायालय की अभिरक्षा में आ जाए, ठीक है ना, न्यायालय की अभिरक्षा में आ जाए दूसरे भी मामले में भी। और अगर न्यायालय की अभिरक्षा में वो आ जाता है तो फिर टोटल फायदा उसे मिलेगा, ठीक है। उस मामले में अगर दोषी सिद्ध होगा और किसी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा तो टोटल फायदा उसे होगा, क्योंकि इस मामले में वो अभिरक्षा में आ गया तो माना क्या जाएगा, दोष सिद्धि से पूर्व वो कारावास में जितनी अवधि उसने बिताई है, दोष सिद्धि से पूर्व उसने कारावास में जितनी अवधि बिताई है, अब अगर न्यायालय की अभिरक्षा में ही नहीं तो दोष सिद्धि से पूर्व कारावास में जितनी अवधि बिताई है वो तो उस न्यायालय की अभिरक्षा में बिताई है, इससे मतलब ही क्या है। इसलिए ये जानकर कि हमें फायदा मिलेगा 428 से 468 का, बहुत कम लोग तलब कराते हैं, लेकिन हाँ अनजाने में ही सही, लेकिन वहां तलब सब करवा देते हैं एप्लीकेशन लगाकर, ताकि न्यायालय की अभिरक्षा में आ जाए और ये शब्द इस व्यक्ति पर लागू हो सके। अगर कन्विक्शन होल्ड होता है किसी अवधि का, ठीक है, तो ये शब्द लागू किए जा सके कि व्यक्ति अपनी दोष सिद्धि से पूर्व कारावास में जितनी अवधि तक रहा है, जितनी भी अवधि तक रहा है, अपनी दोष सिद्धि से पूर्व कारावास में जितनी अवधि तक रहा, इस अपराध में जब से रहा, ये शब्द ही नहीं है, कारावास में जितनी अवधि तक रहा वो सारे के सारे समायोजित किए जा सके। इसलिए ये 468 की खूबसूरती है, ये 428 की खूबसूरती है, अन्यथा तो सेट ऑफ मुजरा किया जाएगा, ये तो सामान्य बात है ये, ठीक है। आगे क्या कहता है, परंतु धारा 475 में निर्दिष्ट मामलों में निरोध कि ऐसी अवधि का धारा में निर्दिष्ट 14 वर्ष की अवधि के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा। जो बात पहले सुप्रीम कोर्ट ने कही अब वो इन्होंने सीधे सीधे यहां लिख दी। पहले हमने कहा था ना, अभी हमने चर्चा की थी कि अगर आजीवन कारावास हो गया, ठीक है, और उसे लघुकृत किया गया, कितना, 14 वर्ष के कारावास में, तो जो पूर्व में बिताई गई अवधि है वो मुजरा होगी या नहीं, यह खुला प्रश्न था, क्योंकि वहां किसी अवधि का कारावास ये लिखा हुआ था। लेकिन अब सीधा सीधा उन्होंने कर दिया, जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी उस समय, जो बात सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रभाव से लागू हो रही थी, अब अधिनियमित विधि के प्रभाव से लागू होगी, बस इतना सा फर्क आया, अन्यथा लेकिन वो कमी आज भी बनी हुई है, ठीक है, कि अगर व्यक्ति एक मामले में अभिरक्षा में है और दूसरे मामले में अभिरक्षा में आता है किंतु बहुत दिनों बाद, और दूसरे मामले में भी जब उसे किसी अवधि के कारावास से दंडाधिष्ट किया जाएगा तो यह तर्क दिया जाएगा कि अपनी दोष सिद्धि से पूर्व जितनी अवधि उसने कारावास में बिताई है वो सब मुजरा की जाए, और की जाएगी, ठीक है, की जाएगी। ये आपका 428 का एक विशेष लक्षण है जो अब 468 हो गई है, ठीक है। तो 400 यह हुआ, और 469 कहती धारा 469, धारा 466 या 467 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के किसी भाग को से क्षम्य करने वाली न समझी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर भागी है, ठीक है। तो ये तो ठीक ही है, कहता धारा 466 या धारा 467, यानी आप भागे हुए थे, 466 का संबंध किससे था, आप भाग गए, ठीक है, एक कारावास के दंडादेश के आप अधीन थे और आप भाग गए, तब यदि कठोरतर आपको दंड मिलता है दूसरे मामले में, तो दूसरा पहले शुरू होगा, पहले वाला पहले शुरू नहीं होगा जब भी आप पकड़े जाएंगे। इस ढंग की बात थी ना, अगर पहले वाला कठोरतर था तो पहले वो चलेगा, दूसरा वाला बाद में चलेगा, इस ढंग की बात थी 466 में। और 467 में दोनों दंडादेश साथ साथ चलेंगे, और दोनों दंडादेश साथ साथ चलेंगे तो उसने क्या कहा कि 466 या 467 की कोई बात किसी व्यक्ति को उस दंड के किसी भाग को क्षम्य करने वाली न समझी जाएगी जिसका वह अपनी पूर्व या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर भागी है। तो मान लीजिए एक क्षमा हो गया, तो एक तो बचा है
उसके तो भागी हो। ठीक है, तो जितना बचा है, दोनों दंडादेश तो दोनों है ना। एक अपील में खत्म हो गया तो दूसरा है वो शुरू हो जाएगा। एक लघुकृत हो गया, ठीक, तो दूसरा तो है, तो क्षम्य करने वाली नहीं समझी जाएगी, तो वह न भी लिखा हो तो भी माना जाएगा, लेकिन स्पष्टता के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया गया और कोई खास बात नहीं। अच्छा, कहता जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य दंडादेश के साथ उपबद्ध है और दंडादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के पश्चात कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेशों को भोगना है, तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने का कारावास का अधिनिर्णय तब तक क्रियान्वित न किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति अतिरिक्त दंडादेश या दंडादेशों को भुगत न चुका हो। एक मामले में व्यक्ति को 3 साल का कारावास मिला और जुर्माना अगर अदा न करे तो 3 महीने का मिला। दूसरे मामले में 6 साल का मिला या जितना भी मिला, और दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो 3 साल अगर खत्म हुए तो दोनों में से खत्म हो गए, लेकिन दोनों दंडादेशों में अभी 3 साल तो बकाया है। ठीक है, एक में तो 6 साल है, एक में 3 साल है, तो और दोनों साथ साथ चल रहे थे। ठीक, तो एक खत्म हुआ 3 साल, तो दूसरे में से भी 3 साल खत्म हो गए, लेकिन दूसरे में 3 साल तो बकाया है। ठीक है, दोनों साथ साथ चल रहे थे, तो दोनों दंडादेशों में एक दिन बीत रहा था तो दोनों में बीत रहा था। 3 साल बीते तो दोनों में बीत गए, लेकिन 3 तो बकाया है। अब 3 साल जब बीते तो आप अगर यह कहते हैं कि पहले वाले दंडादेश में जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो 3 महीने का कारावास था वो भी बीत गया, नहीं बीता। ठीक है ना, क्योंकि अभी दूसरा मुख्य दंडादेश चल रहा था। जुर्माना देने में जो व्यतिक्रम होने पर कारावास है यह हमेशा मुख्य दंडादेशों के समाप्त होने के बाद ही शुरू होगा। ये कभी भी मुख्य दंडादेश ये साथ साथ चल सकते हैं। ठीक है, जो मुख्य दंडादेश है, क्योंकि 427 से 467 दंडादेशों के साथ साथ चलने की व्यवस्था करता है, न कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम पर होने वाले कारावास के साथ साथ चलने की व्यवस्था करता है, क्योंकि वो दंडादेश नहीं है। वो तो जुर्माना देने में जो आपने व्यतिक्रम किया है उसके कारण निर्णित हुआ कारावास है, इसलिए उसके साथ साथ चलने का कोई सवाल उठता ही नहीं। वही बात यहां लिखी, उसने कहा कि जब दंडादेश पूर्णतया निष्पादित किया जा चुका है, नहीं सॉरी, जब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय कारावास के मुख्य दंडादेश के साथ उपबद्ध है, दोनों साथ साथ दिए गए। ठीक है, और दंडादेश भोगने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन के पश्चात, उसके यानी कारावास के दंडादेश के निष्पादन के पश्चात कारावास के अतिरिक्त मुख्य दंडादेश, यदि दूसरा भी कोई अतिरिक्त मुख्य दंडादेश है, कारावास का अतिरिक्त मुख्य दंडादेश या अतिरिक्त मुख्य दंडादेशों को भुगतना है, यानी और भी दंडादेश बचे हुए हैं, तब जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का अधिनिर्णय है तब तक क्रियान्वित न किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति अतिरिक्त दंडादेश या दंडादेशों को भुगत न ले। यानी सारे दंडादेश जब भुगत जाएंगे तभी जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास वाले दंडादेश शुरू होंगे, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये कहां लिखा है आपका 469 और 470 कहता है दंडादेश के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना, जो एग्जीक्यूशन वारंट वापस आता है उसी कोर्ट को जिसने दंडादेश का निष्पादन कराया था। और दंडादेश का निष्पादन कौन कराता है? जिसने दंडादेश दिया था, यानी विचारण्यालय।
उसी को वापस आएगा। किसके द्वारा? जिसके द्वारा दंडादेश का निष्पादन किया गया है। और किया किसके द्वारा जाता है? जेल के बाहर साधक अधिकारी द्वारा। क्योंकि कन्विक्शन वारंट चाहे डेथ के स्वरूप का हो और चाहे कारावास के स्वरूप का, किसी भी स्वरूप का हो, उसी को जाता है। तो कहता है जब दंडादेश पूर्णतया निष्पादित किया जा चुका है, तब उसका निष्पादन करने वाला अधिकारी वारंट को स्व हस्ताक्षर सहित पृष्ठांकन द्वारा उसी रीति को प्रमाणित करते हुए जिससे दंडादेश का निष्पादन किया गया था, उस न्यायालय को जिसने उसे जारी किया था लौटा देगा। और जब हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी पूर्व दोष सिद्धि को साबित करना होगा तो इसी कन्विक्शन वारंट से साबित करते हैं। 298 सीआरपीसी था कि पूर्व दोष सिद्धि को कैसे साबित किया जाएगा। और पूर्व दोष सिद्धि का साबित किया जाना सुसंगत तथ्य है। किसे? मन की दशा को दर्शित करने के लिए। पूर्व में एविडेंस एक्ट पढ़ा हम लोगों ने, धारा 14 थी। नए वाले एविडेंस एक्ट में 12 होगी क्योंकि 2 कम हो गई। लिखता है जब मन की, शरीर की या शारीरिक संवेदन की, किसी शारीरिक संवेदन के अस्तित्व की कोई दशा ये सुसंगत है, तो ऐसा कोई तथ्य है जो विवादित तथ्यों के घटित होने के समय मन के, शरीर के या शारीरिक संवेदन की उस दशा को दर्शित करता है, ऐसे सारे तथ्य सुसंगत है। उसका स्पष्टीकरण 1 था, स्पष्टीकरण 2 था, और शायद स्पष्टीकरण 2 में था कि पूर्व दोष सिद्धि मन की दशा को दर्शित करने का प्रभाव रखने वाली होने के कारण सुसंगत है इस धारा के अंतर्गत। तो वहां हम लोगों ने देखा था। तो पूर्व दोष सिद्धि जब सुसंगत है तो पूर्व दोष सिद्धि को साबित कैसे करोगे? तो साबित इसी कस्टडी वारंट से किया जाता है। इसकी अनुमति सेक्शन 298 देता है। पूर्व सीआरपीसी का बीएनएसएस में बदल गया होगा सेक्शन, और बीएनएसएस पढ़ाते समय वो पार्ट हम लोगों ने छोड़ा भी है। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था बाद में बता देंगे। वो कहां से शुरू होता है? आपका 293 या 291 शुरू हो जाता है सीआरपीसी में, कि कुछ चीजें जो बिना औपचारिक तौर पर साबित किए साक्ष्य में ग्राह्य हैं। अब वो चलता कहां है? 291 से लेकर के और 299 तक पूर्व के सीआरपीसी के मुताबिक। तो पूर्व दोष सिद्धि का ये जो कस्टडी वारंट है, अगर ये प्रस्तुत किया जाएगा तो कस्टडी वारंट को एविडेंस एक्ट के द्वारा बताए गए तरीके से साबित करना जरूरी नहीं होगा। बिना औपचारिक तौर पर साबित किए ही वो कस्टडी वारंट सबूत माना जाएगा। किसका? आपके पूर्व दोष सिद्धि के तथ्य का। ठीक है, तो यहां पर वो कहता है कि निष्पादन के पश्चात उसी को लौटाएगा। अच्छा, अब 431 जो पहले की थी वो अब 471 प्रतिकर, जिसकी चर्चा 421 में भी हुई थी, कहता है कोई धन जो जुर्माने से भिन्न है, प्रतिकर की बात ही नहीं करता, कोई धन जो जुर्माने से भिन्न है, वो भरण पोषण की धनराशि का है। हालांकि भरण पोषण के संबंध में वही लिखा है कि ऐसे वसूला जाएगा मानो वो जुर्माना हो, लेकिन प्रतिकर या फिर रिहेबिलिटेशन के लिए खर्चे या फिर जो वादी आदि को या अभियुक्तों को खर्चे दिलाए जाते हैं, वो पीछे हम लोगों ने देखे। असंज्ञेय मामलों में खर्चे का दिलाए जाना, या जब ट्रांसफर एप्लीकेशन खारिज की जाएंगी तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये लगा सकते हैं कि 1000 रुपए
देंगे, आप 2000 रुपए देंगे, वो सारी चीजें थी। तो उसने यहां पर सीधे लिखा कि कोई धन जो जुर्माने से भिन्न है, एक लाइन में ही बात खत्म कर दी, कोई धन जो जुर्माने से भिन्न है, जो इस संहिता के अधीन दिए गए किसी आदेश के आधार पर संदेह है। संदेह क्यों हुआ? क्योंकि इस संहिता के अधीन कोई आदेश दिया गया है, इसलिए ड्यू है। वो आदेश किस बाबत दिया गया, क्या बात थी, इस सब से कोई लेने देना नहीं। कोई धन जो जुर्माना नहीं है और इस संहिता के अधीन दिए गए किसी आदेश के आधार पर संदेह, और जिसकी वसूली का ढंग अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं है। इसीलिए 125 की भरण पोषण की धनराशि इस सेक्शन की एम्बिट से बाहर चली जाएगी, क्योंकि वहां वसूली का ढंग दिया हुआ है। वहां स्पेसिफिकली खुद कह दिया कि वो ऐसे वसूला जाएगा मानो वो जुर्माना हो। और यह भी लिखा है कि हर, ठीक है, भंग के लिए 1 मास का साधारण कारावास दिया जा सकता है। तो वहां चूंकि वसूली का ढंग अभिव्यक्त रूप से दिया गया, इसलिए सेक्शन लागू नहीं होगा, अदरवाइज लागू हो जाता है। कहता है अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित नहीं, ऐसे वसूल किया जा सकता है मानो वह जुर्माना है। और इसी शब्द के आधार पर आपसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि प्रतिकर न देने की दशा में भी कारावास दिया जाने का आदेश यह न्यायालय कर सकता है। वैसे तो यही जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर इतने इतने कारावास दिए जाएंगे, और जुर्माना न देने पर या जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर जो कारावास अधिनिर्णित हो सकता है वो कितना, जो मैक्सिमम उस अपराध में प्रोवाइड है उसका 1/4। ये हम लोग धारा 31 और सारी चीजें आईपीसी में देख कर आए हैं। तो यहां भी वही स्थिति रहेगी। और अब जब तक सीआरपीसी लगभग समाप्त होने को है, अब बचा ही क्या है, अब तो लगातार लगभग समाप्त होने को है। और जिस दिन आप आए थे उस दिन ये सीआरपीसी शुरू हो रही थी, और आज भी आपके चेहरों पर उतने ही आश्चर्य के भाव हैं, क्योंकि एक एक बात आपके सामने गुजरी है, एक एक बात। और यही हम कह रहे थे कि अगर आज की तिथि से नहीं पढ़े तो जिस दिन ये खत्म होगी उस दिन कुछ भी नहीं आएगा। यही हमने पहले दिन कहा था। अब जो हुआ तो हुआ, यही बात हर एक्ट के बारे में सत्य है। अब जब सीपीसी शुरू होगी तो भी यही बात सत्य है, और आप चाहेंगे तो हम आईपीसी भी शुरू कर देंगे, आप चाहेंगे तो हम सीपीसी जो कहेंगे वो कर देंगे, लेकिन यही बात हर अधिनियम के बारे में सच है। जिस दिन वो खत्म होगा उस दिन कुछ नहीं आएगा। आज भी चेहरों पर उतने ही आश्चर्य के भाव हैं जितने उस दिन पहले दिन थे, और जबकि अब तो एक एक बात हम कहकर आए हैं, एक एक बात, और जैसे हम रिलेट कर रहे हैं चेहरे पर उतने ही आश्चर्य के भाव। क्यों? क्योंकि वही बात है कि जब हम बोल रहे होते हैं तब तो उस पर ध्यान ही नहीं देना, जब हम आखिरी लाइन बोलते हैं तब ध्यान, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। खैर, हम लोग क्या कर सकते हैं, कहता मानो वह जुर्माना है। इसका मतलब मुख्य अपराध में जितना दंड प्रोवाइड है उसका 1/4 इसके लिए भी दिया जा सकता है। ऐसे धन के लिए जो इस संहिता के अधीन दिए गए आदेश के आधार पर संदेह है और जिसकी वसूली का कोई अभिव्यक्त ढंग इस संहिता में नहीं दिया गया है। क्योंकि शब्द क्या, मानो वह जुर्माना है, तो जुर्माना वसूलने के लिए जितने ढंग प्रयोग हो सकते हैं सबके सब यहां प्रयोग होंगे, ठीक है। परंतु इस धारा के आधार पर धारा 461 के अधीन किसी आदेश को लागू होने में धारा 400 का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा, मानो वह धारा 461 की उपधारा 1 के परंतु में धारा 395 के अधीन आदेश शब्दों और अंकों के पश्चात या खर्चों के संदाय के लिए धारा 400 के अधीन आदेश शब्द और अंक अंतः स्थापित कर दिए गए। क्या कह रहा है 401? क्या है 461? क्या है क्या 461?
जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट, अच्छा 421 सही है। अच्छा वो है, चलो ये कोई ऐसी बात नहीं। तो अब मेरा मन नहीं बचा इसे बताने का, तो जो है बता देंगे, क्या है ये कोई खास बात नहीं है। मोटी मोटी बात कि ऐसे वसूल लिया जाएगा, मानो वह जुर्माना है। ठीक है, अब शेष बच रही है आपकी केवल और केवल दंड का निलंबन, परिहार और लघुकरण, यानी निष्पादन वर्तु दंडादेश का, जुर्मानों के दंडादेश का निष्पादन और कारावास के दंडादेशों का निष्पादन। ठीक है, और उनका वारंट वापस होना, ये सारी चीजें समाप्त। अब केवल लघुकरण, और लघुकरण के बारे में एक मोटी बात समझ लेंगे। दंडादेशों का लघुकरण होता है जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास दिया गया है उसका लघुकरण नहीं होता। ठीक है, फांसी की सजा लघुकृत की जा सकती है, लेकिन जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास दिया गया है, जुर्माना खत्म कर दो, वो बात अलग हो गई। जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर जो कारावास है उसका लघुकरण नहीं होता। दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन और लघुकरण ये है। इससे यह पता लगता है कि क्रिमिनल लॉ में जो लिखा है बस वही पढ़ा जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इस पर बात कल करेंगे, देखेंगे।